अब बैरिस्टर गौर साहब ने क्यों इनकार किया? क्या उन्होंने इस वजह से इनकार किया कि वो अंदर जाएंगे तो इमरान खान साहब उनको कोई ऐसी बात करेंगे जो बड़ी सख्त होगी? मैंने बैरिस्टर गौर साहब को एक मैसेज किया और उनसे पूछा कि क्या आपको ये ऑफर की गई थी कि आप अंदर चले जाएं और जाके खान साहब से मिल लें, तो पतंग के ऊपर कोई तस्वीर ना लगे, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि हर जगह पे मरियम बीबी की तस्वीर लग जानी थी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लग जानी। हुकूमत को भी पता है कि जब अवाम तस्वीरें लगाएगी तो फिर वो अपनी मर्जी से लगाएगी। पहले तो वो ये कह रहे थे कि सोहेल अफरीदी और उसकी हुकूमत बड़ी बुरी है, वो ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है। अब दूसरा कह रहे हैं कि हमारा तो ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब की अपने वकला से और अपनी बहनों से मुलाकात नहीं हो सकी। ये सामने आप देख सकते हैं, अलीमा खान साहिबा वहां पे मौजूद थी। अलीमा खान साहिबा ने इंटरनेशनल मीडिया से भी बात की। अब हर मंगल को जब अलीमा खान साहिबा जाती हैं, खान साहब की दीगर बहनें जाती हैं, उनकी जमात के वकला जाते हैं, उनकी जमात के रहनुमा जाते हैं, कारकुन जाते हैं, तो एक इवेंट क्रिएट होता है। पहले उसमें मुकामी मीडिया कवरेज करता था, सोशल मीडिया कवरेज करता था, लेकिन गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि अब बैनुल अक़वामी मीडिया भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है और हर मंगल को वो खान साहब की बहनों से बात भी करते हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, एक और खबर कल सामने आई कि खान साहब की ऑल्दो कि किसी से मुलाकात नहीं करवाई गई, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब को आगे जेल तक जाने दिया गया। लेकिन वो जेल के गेट से वापस आ गए, उन्होंने अंदर जाके खान साहब से मुलाकात नहीं की। मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि बैरिस्टर गौर साहब को इजाजत दे दी गई थी कि आप अंदर जा सकते हैं, आप खान साहब से मिल सकते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने अकेले जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि या तो मेरे साथ के खान साहब की किसी बहन को भेजें या किसी और वकील को भी भेजें। ऑल्दो के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खान साहब की सेहत के हवाले से तहफुजात हैं, उनकी आंख के हवाले से खदशात हैं, उनकी किसी से भी मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन मीडिया ने यह रिपोर्ट किया कि बैरिस्टर गौर साहब को यह ऑफर की गई, लेकिन वो अंदर नहीं गए। एक सीनियर सहाफी को मैं देख रहा था टीवी पे, उन्होंने भी इस किस्म की बात की कि बैरिस्टर गौर साहब को इजाजत मिल गई थी, लेकिन उन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। अब बैरिस्टर गौर साहब ने क्यों इनकार किया? क्या उन्होंने इस वजह से इनकार किया कि वो अंदर जाएंगे तो इमरान खान साहब उनको कोई ऐसी बात करेंगे जो बड़ी सख्त होगी, वो बात वो बाहर आके नहीं कह सकेंगे, या फिर अंदर से जो बात इमरान खान साहब उनको कहेंगे और वो आके बाहर करेंगे तो लोग उस पर एतबार नहीं करेंगे कि भाई एक बंदे ने ये बात कही है, उनके साथ अगर दूसरा बंदा भी होता तो कोई गवाही आ जाती। क्या इस किस्म का कोई मसला था? और बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या बैरिस्टर गौर साहब को इजाजत मिली भी थी या नहीं मिली थी? अच्छा, जब ये खबर सामने आई तो गुज़िश्ता रात को तकरीबन 8 बजे से पहले मैंने बैरिस्टर गौर साहब को एक मैसेज किया और उनसे पूछा कि क्या आपको इजाजत दी गई है, क्या आपको ये ऑफर की गई थी कि आप अंदर चले जाएं और जाके खान साहब से मिल लें? इस हवाले से मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, तो क्या आप इसकी तस्दीक या इसकी तरदीद कर सकते हैं? तो बैरिस्टर गौर साहब ने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ऑलमोस्ट काफी ज्यादा टाइम गुजर गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी जानिब से उसका कोई जवाब नहीं आया। ना उन्होंने उसकी तरदीद की, ना उसकी तस्दीक की। वैसे मेरा कोई उनके साथ बहुत ज्यादा रेगुलर राब्ता नहीं रहता। मैं कभी 2-3 महीने के बाद इसी तरह की अगर कोई खबर हो तो उसको कंफर्म करने के लिए मैं उनसे पूछ लेता हूं और सम टाइम वो बता देते हैं कि ये ऐसी नहीं, ये बात ऐसी बात है। तो जिस तरह मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से आपका राब्ता होता है, तो एनीवे मैंने उनको मैसेज किया था, उन्होंने ना इसकी तरदीद की ना इसकी तस्दीक की। तो अब जो एक सीनियर सहाफी के मुंह से भी मैंने सुना, मीडिया की रिपोर्ट्स भी आई, तो मुझे ये लगता है कि शायद बैरिस्टर गौर साहब को इजाजत दे दी गई हो, लेकिन उन्होंने अंदर जाने से इसलिए इनकार कर दिया कि खान साहब का मैसेज बड़ा सख्त होगा, वो बाहर आके उस मैसेज का वजन नहीं उठा सकेंगे सियासी तौर पर। तो शायद इस वजह से उन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया। अगर उनको इजाजत नहीं मिली और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की पर उन्होंने ना उसको डिनाई किया ना ही उसको कबूल किया, तो मुझे ये लगता है कि जो जिस सहाफी से मैंने सुना वो एक क्रेडिबल सहाफी है। अगर उसकी भी ये खबर है तो फिर इसका मतलब है कि शायद उनको इजाजत दी गई थी और उन्होंने अंदर ना जाने का फैसला किस वजह से किया वो वजह मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है और वो हंस रही हैं। जो इमोजी उन्होंने शेयर किया हुआ है, ट्वीट ये है बुनियादी तौर पे कि सुथरा पंजाब के जो कारकुन हैं उनको एक वीडियो में दिखाया गया है कि दरमियान में कचरा पड़ा हुआ है और आगे पीछे से उन्होंने कचरे को घेरा हुआ है, जैसे बंदूकें पकड़ के नहीं आप किसी को घेर लेते, तो उन्होंने अपने उनके झाड़ू, उनके ब्रश, जो भी चीजें उनके पास थी उससे उन्होंने घेरा डाला हुआ है कचरे के आगे पीछे। और बंदे ने लिखा हुआ है कि सुथरा पंजाब ने कचरे को हर तरफ से घेरे में लेकर पंजाब से कचरे का सफाया कर दिया। तो मरियम नवाज साहिबा तक भी इस बंदे की ट्वीट पहुंच गई। अच्छा, ये बंदा, इसके कोई इतने
ज्यादा फॉलोअर्स तो नहीं है इस बंदे के, लेकिन मरियम बीबी इसको फॉलो करती हैं। अच्छा, पंजाब के अंदर एक और चीज जो इस वक्त बहुत ज्यादा जेर बहस है वो बसंत का मामला है। और बसंत पे आपको पता है कि 804 और इमरान खान साहब की तस्वीर वाला मामला, और उसके बाद हमने देखा कि पंजाब की हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि किसी पतंग के ऊपर आप कोई तस्वीर नहीं लगा सकते, कोई सियासी पैगाम नहीं लिख सकते। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो बसंत है ये बहुत ज्यादा सियासी होगी, और अब जिस किस्म का नोटिफिकेशन आ गया है उसके बाद तो आप देखेंगे कि देखिए इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लोगों ने पतंग लेनी है और लाके स्टिकर लगा देना है, पतंग किधर से कट के आई, कहां से उड़ के आई, उसको नोट करना इतना आसान नहीं होगा। और मुझे ये लगता है कि बसंत वाले दिन बहुत सारी ऐसी पतंगें उड़ रही होंगी जिनके ऊपर सियासी रहनुमाओं की तस्वीरें होंगी। ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब की भी तस्वीर हो सकता है कि मियां साहब की भी तस्वीर हो। बल्कि मैं देख रहा था कि एक नून लीग से वाबस्ता एक ट्विटर अकाउंट, उसने जनाब एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें पतंगों के ऊपर मियां साहब की तस्वीर है, मरियम बीबी की तस्वीर है, और उसके अलावा कुछ दीगर लोगों की भी तस्वीर हैं। और उस बंदे ने अपनी ट्वीट में लिखा हुआ है कि क्योंकि मीर साहब ने एक ट्वीट की हुई थी, हामिद मीर साहब ने, कि जनाब वो नोटिफिकेशन आ गया है कि आप किसी पतंग के ऊपर कोई तस्वीर नहीं लग सकेगी। तो उस बंदे ने मीर साहब को बताया हुआ है कि जनाब ऐसी वीडियोज की वजह से पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है, ये फेस्टिवल अवाम के लिए रखा है, सियासत चमकाने के लिए नहीं है। तो बुनियादी तौर पे उसने वीडियो दिखाई है जिसमें पतंगों के ऊपर मियां साहब की, मरियम बीबी की तस्वीरें, और वो ये कह रहा है, जो नून लीग से वाबस्ता ये अकाउंट है, कि भाई मसला ये है कि क्योंकि मरियम बीबी की इतनी ज्यादा तस्वीरें हो जानी थी और ये सारा मामला सियासी बन जाना था, इस वजह से जो है हमने, और यानी फिर हमारी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि किसी भी पतंग के ऊपर कोई तस्वीर नहीं होगी। ये वो लोग कह रहे हैं जो जूस के डब्बे पे भी अपनी तस्वीर लगा देते हैं, जो मुहर्रम की सबीलों पे अपनी तस्वीर लगा देते हैं, जो सैलाब जदगान को रोटी भेजी जाती है उस डब्बे के ऊपर अपनी तस्वीर लगा देते हैं, जो एक छोटा सा पैकेट दिया जाता है उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगा देते हैं। हर जगह पे इन्होंने अपनी तस्वीर लगा दी। लेकिन ये आपको बता रहे हैं क्योंकि इनकी ख्वाहिश ये है कि बसंत जो है वो सियासी ना हो, इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि पतंग के ऊपर कोई तस्वीर ना लगे, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि हर जगह पे मरियम बीबी की तस्वीर लग जानी थी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लग जानी थी। अच्छा, अगर ये सारी पतंगें हुकूमत के खर्चे से उड़ी होती, यकीन कीजिए कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन ना आता, क्योंकि अब तक जितनी तस्वीरें लगी हैं, जितने इश्तिहार आते हैं, वो किसका खर्चा होता है? गवर्नमेंट का खर्चा होता है। लेकिन यहां पे अवाम ने खर्च करना है, अवाम ने बताना है कि अपनी जेब से खर्च करके वो किसकी तस्वीर लगाएंगे। वहां पे हुकूमत ने आके कह दिया भाई किसी की तस्वीर नहीं लगेगी। तो असल मसला ये है कि हुकूमत को भी पता है कि जब अवाम तस्वीरें लगाएगी तो फिर वो अपनी मर्जी से लगाएगी। जब हम तस्वीरें लगाएंगे अवामी पैसा खर्च करके तो हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। जब अवाम को अपना पैसा खर्च करने का खुद मौका मिलेगा, तस्वीरें लगाने का खुद मौका मिलेगा, फिर वो फैसला करेंगे कि उन्होंने किसकी तस्वीर लगानी है। ये तो सबसे बेस्ट मेरे ख्याल में चांस था, सबको पता चल जाता कि कौन कितना पॉपुलर है या कौन कितना पॉपुलर नहीं है। लेकिन फिर ये नोटिफिकेशन आ गया। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूं ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा सियासी बसंत होने जा रही है, और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब देखते हैं जनाब बसंत वाले दिन क्या होता है, किसकी तस्वीरें लगती हैं या नहीं लगती। हो सकता है कि मरियम बीबी की हर तरफ तस्वीरें हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें हो सकता है कि इमरान खान साहब की तस्वीरें हो। ये फैसला तो फिर अवाम ने करना है। अच्छा, मैं देख रहा था कि एक मीटिंग हो रही थी, उसमें फायर सेफ्टी के हवाले से मरियम बीबी बहुत सारी बातें कर रही थी अपनी टीम के साथ, और मीडिया उसको दिखा भी रहा था। और अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई चीज हो जाती है उसके बाद हुक्मरान आके उस पर ब्रीफिंग वगैरह दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि ऐसा कर लें वैसा कर लें। तासुर ये मिलता है कि जो सीएम है या जो भी हुक्मरान है, पीएम है, वही अकले कुल है, बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं। भाई दुनिया भर में जो ऐसी चीजें होती हैं, फायर से रिलेटेड चीजें होती हैं, सेफ्टी से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये एक्सपर्ट्स डील करते हैं। ये हुक्मरानों को इन चीजों का नहीं पता होता, उनको तो आके ब्रीफिंग दी जाती है, वो एक्सपर्ट्स आके बता रहे होते हैं। जिस मुल्क में हुक्मरान हर चीज के एक्सपर्ट हों उस मुल्क की फिर यही हालत होती है। ये सामने आप ट्वीट देख लें, जब आपको पता है पाकिस्तान में पंजाब में सैलाब आ चुका था और मरियम बीबी जो है वो जापान के दौरे पे थी, फिर वो वापस आई, आके उन्होंने कश्ती में बैठ के रावी का गालबन एक चक्कर लगाया था, उसके ऊपर तनकीद वगैरह भी हुई। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो मैंने चक्कर लगाया है कश्ती में बैठ के, उसकी आउटकम क्या है। उन्होंने बाकायदा ये ट्वीट करके बताया, और उस वक्त भी उनकी ट्वीट के ऊपर मैंने ट्वीट किया था कि ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्री है। अच्छा, उन्होंने ट्वीट क्या किया, 28/8/2025 को ये उन्होंने ट्वीट किया। मैं थोड़ा मुख्तसर करके आपको बताता हूं। दीज बोट्स
नीड वायरलेस सिस्टम्स। उन्होंने लिखा द आउटकम ऑफ माई इंस्पेक्शन, यानी जो मैंने जाके इंस्पेक्शन की है, इन बोट्स के अंदर बैठ के चक्कर लगाया है, उसकी आउटकम यह है, पता चला है कि दीज बोट्स नीड वायरलेस सिस्टम्स and depend on a cellular mobile communication which is unreliable during rescue and emergency situations. In order to make use of these boats effectively, the following is needed: installation of proper wireless systems, ensuring the availability of emergency lights, which is a must during dark hours, proper loudspeakers in every boat, some basic first aid kits, some dry rations, proper maintenance of these boats as most of the engines नीड ओवरऑलिंग। ये सैलाब आ चुका है, सैलाब आने के बाद वो कहती हैं जी मैंने बोट में जब चक्कर लगाया तो उससे मुझे पता चला है कि वायरलेस सिस्टम काम नहीं कर रहा, इसमें फर्स्ट एड किट नहीं है, इसके अंदर राशन नहीं है, इनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया। बहुत सारी बोट्स ऐसी हैं जिनके इंजन को ओवरऑल करने की जरूरत है। इंजन ओवरऑल करने में कितनी टाइम लगती है? इंजन ओवरऑल ऐसे तो नहीं होता कि ऐसे बटन ऊपर किया और नीचे किया और इंजन ओवरऑल हो गया। ये तो मतलब है कि वो सारी बोट्स आउट ऑफ एक्शन हो जाएंगी। दीज बोट्स हैव अंडर पावर्ड मोटर्स एंड आर नॉट कैपेबल ऑफ मूविंग अपस्ट्रीम, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस, देयरफॉर द मोटर्स नीड टू बी अपग्रेडेड। आप अंदाजा लगाएं, अलमिया का अंदाजा लगाएं कि वो ये कह रही हैं कि ये सारी चीजें अब पता चली हैं जब जाके मैं बोट में बैठी हूं। ओ भाई, वो महकमा किधर था? यही है, जिस मुल्क में सिस्टम्स ना हो, हुक्मरान सबसे अक्लमंद हो, वहां पे यही होता है, इसी किस्म की बातें की जाती। अच्छा जी, वैसे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे पंजाब में ये बाग भी तैयार हो गया, वो बड़ी खूबसूरत चीज बन गई, वो लाइट लग गई, ये बड़ी अच्छी बात है, ये गुड गवर्नेंस की निशानियां हैं। वैसे अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो माजी में बरसगीर में जो मुख्तलिफ यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके की गुड गवर्नेंस की, हर किसी ने। अगर आप मुगल एम्पायर को देखें तो उस दौर के अंदर बहुत सारी चीजें बनाई गई, इसलिए कि जो हुक्मरान अशराफिया थी उनका और आम बंदे का कोई रिश्ता नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, वो उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। उनका लाइफस्टाइल और आम बंदे का लाइफस्टाइल जमीन आसमान का फर्क था। अब चीजें देखें, हिरन मीनार जनाब, 12 दरी, फलाना गार्डन, ये बाग, वो बाग, इधर ये बिल्डिंग, उधर वो बिल्डिंग। उस वक्त हालत क्या थी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या था, फैमिन किस तरह आता था, कितनी गुर्बत थी। लेकिन क्योंकि उनका कोई ताल्लुक ही नहीं था आम आवाम से, तो वो अपने हिरन की याद में मीनार बना देते थे, इतनी बड़ी यादगार बना देते थे। अपनी बेगम की जो है वो याद में इतना बड़ा ताजमहल बना दिया, खूबसूरत चीजें, ये बाग, वो बाग, हर जगह पे लाइटें लूटें। उस जमाने में तो नहीं होती थी, लेकिन चमका चमकू देते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कम से कम वो वाला मसला नहीं। अब तो माशाल्लाह जमहूरी हुक्मरान है, उनका तो अवाम के साथ रिश्ता ही बड़ा मजबूत है। लेकिन मैं वैसे ही मुझे याद आ गया, मुगलों का वो दौर याद आ गया, बल्कि शाहजहां के दौर में तो इतना पैसा खर्च किया गया इन चीजों के ऊपर कि एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इतना पैसा खर्च किया गया जनाब, इस चीज पे, उस चीज पे, ये बिल्डिंग बना दो, वो बाग बना दो, ये गार्डन बना दो, बड़ी लेविश किस्म की चीजें बनाई गई जिनका आम बंदे को कोई फायदा नहीं था, या बड़ा मिनिमम किस्म का फायदा था। देखिए ना, अगर आपका आबादी का 80% तबका जो है भूख से मर रहा है और आप एक बहुत बड़ा बाग बना दें जिससे सिर्फ 20% तबका जो है वो उससे मुस्तफीद हो सकता है, तो आप बाग भी जरूर बनाएं, लेकिन वो जो 80% के मसाइल हैं पहले आपने वो हल करने। लेकिन मुगलों को कौन समझाए, वो तो बादशाह लोग थे भाई, जमहूरियत तो नहीं थी। अब तो माशाल्लाह जमहूरियत है, तो अब कम से कम ऐसा कोई इशू नहीं है। गुज़िश्ता रोज जी सोहेल अफरीदी साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया पश्तो में, साथ उसके ऊपर उर्दू सब टाइटल्स भी लिखे हुए थे। उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा कि तीरा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से वफाकी हुकूमत का जो मौकिफ है, उसमें गलत बयानी की जा रही है, और इसी वजह से अब वो इतवार को खैबर में बसने वाली जो अकवाम है, जिसमें अफरीदी भी हैं, दीगर लोग भी हैं, उन सब का जरगा वो बुला रहे हैं। अगर आप इस खबर की थोड़ी सी तफसील पढ़ें कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का कहना है कि इतवार को 2 बजे पूरे खैबर में बसने वाली अकवाम का जरगा जमरोद फुटबॉल स्टेडियम में बुला रहा हूं। पिशावर से जारी किए गए बयान में उन्होंने ये कहा, और बहुत सारी बातें और भी उन्होंने कही इस वीडियो के अंदर। ये तकरीबन मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 15 मिनट की लंबी वीडियो थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को वहां से निकाला गया, क्या वफाकी हुकूमत कहती रही, कैसे अब उनका मौकिफ तब्दील हो रहा है। अब जो वैसे मैं देख रहा था, कल एक वजीर साहब जो है एक टीवी प्रोग्राम में भी बैठे हुए थे, वहां पे भी वो इस तरह की बातें कर रहे थे। बहुत सारे दीगर उनके वुज़रा भी अब वो बातें कर रहे हैं जो पहले वो बातें नहीं कर रहे थे। यानी पहले तो वो ये कह रहे थे कि सोहेल अफरीदी और उसकी हुकूमत बड़ी बुरी है, वो ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है। अब वुज़रा कह रहे हैं कि जी हमारा तो ऑपरेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं, हम तो ऑपरेशन करना ही नहीं चाहते, ये तो लोग खुद निकल के जा रहे हैं। भाई खुद निकल के जा रहे हैं तो फिर वो जरगा क्यों बुलाया गया?
उस जरगे के अंदर कौन कौन बैठा, फिर 4 अरब रुपया जो दिया सूबे की हुकूमत ने, अगर हर साल लोग निकल के जाते हैं तो पिछले साल वो क्यों नहीं दिया गया। एनीवे, अब इसके ऊपर लगता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है। अब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि भाई अगर आपने नहीं निकाला लोगों को तो हम जरगा बुला रहे हैं और अब हम लोगों को लेके वापस जाएंगे। तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि कशीदगी वफाक में और सोहेल अफरीदी साहब की हुकूमत में उसमें मजीद इजाफा होगा। अब किस हद तक इजाफा होगा, अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर चीजें मजीद क्लियर होंगी। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी की एक तो क्वालिटी जो नजर आई है इस सारे अरसे में कि वो लोगों से बड़ा बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करता है और बिल्कुल उनके लेवल पे जाके उनसे बात करता है। शायद वो आम आवाम में से है क्योंकि एलीट में से नहीं है। एलीट किधर की भी हो, वो उस तरीके से अवाम के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो लाहौर में हो। उनके मसाइल ही अपने होते हैं। आप उनके साथ बैठे हैं तो वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये कौन सी दुनिया से आए हैं, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। गाड़ी की बातें कर रहे होंगे, इस चीज की बातें कर रहे होंगे, घड़ी की बातें कर रहे होंगे, अजीब अजीब जो वो किस्म की बातें कर रहे होते हैं। बंदा सोचता है कि भाई इन लोगों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन इनकी डिस्कशन ही किसी और लेवल के ऊपर है, आम बंदे के लेवल की, तो वो बात ही नहीं करते। लेकिन सोहेल अफरीदी जो है वो आम बंदे से कनेक्ट कर सकता है। हमने स्ट्रीट मूवमेंट में भी देखा, वो लोगों को गले भी मिलता है, लोगों के अपने साथ गाड़ी पे भी उनको बैठा लेता है, उनके साथ उनके बीच में भी चलता है। अब जो है उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब ने गालबन सीएम हाउस में किसी बच्चे को बुलाया था, उस बच्चे की कोई वीडियो वगैरह वायरल हुई थी, वो बच्चा भी जाके उनसे मिला। तो उस वीडियो को मैंने देखा तो दोबारा ये जो उसकी क्वालिटी है, जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करने की क्वालिटी है, उसकी वजह से सोहेल अफरीदी का बयानिया एक तरफ और सारी वफाकी काबीना का, वफाकी हुकूमत का बयानिया एक तरफ। आप खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी गैर जानिबदार बंदे से पूछ लें कि लोग किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उसका मसला यह है कि जब तक आप अवाम से कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, आप इतनी ऊंची ऊंची लेवल की बातें करेंगे तो वो तो अवाम को समझ ही नहीं आती। जो बंदा अवाम में से होता है उसको समझ होती है कि अवाम के क्या मसाइल हैं, क्या चीजें हैं। यहाँ पे तो देखें ना, माजी में मैंने आपको मिसाल दी, शाहजहां के दौर में, मुगलों के दौर में, ये जनाब वाइट वॉश करा दो, ये बिल्डिंग बना दो, ये जनाब गार्डन बना दो, वो कर दो, वो कर दो। लेकिन अब तो माशाल्लाह वैसा मसला नहीं है, वो तो मुगलों के दौर का मसला था। अब तो सारे जमहूरी हुक्मरान है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इशू है बहुत सारे लोगों का कि वो आम आवाम की जुबान में नहीं बोल सकते, आम आवाम से उस तरह कनेक्ट नहीं कर सकते। और सोहेल अफरीदी के अंदर ये एबिलिटी है जो हालिया अरसे के अंदर फिर उसका हमने ये वाज़े तौर पर रिजल्ट देखा है कि उसके खिलाफ बयानियां बनाने का बहुत सारा जो है जिसे कहते हैं ना मुआद इकट्ठा किया गया, बहुत सारी चीज़ें की गई उनके सियासी मुखालफिन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, यानी वफाकी हुकूमत की जो पार्टियां हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई बयानिया उसके खिलाफ बन नहीं सका। और तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद जो है अभी भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी वज़रा आला हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी की अपने सूबे में सपोर्ट है तो वो सोहेल अफरीदी की है। अच्छा जी, ये चीज़ अक्सर जो है पहले भी डिस्कस करते हुए हमने भी इसकी जानिब इशारा किया, मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हों तो इसके ऊपर बात भी होती है। कल मैं देख रहा था ट्वीट, साकिब बशीर साहब की सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था कि हैरान कुन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को ख़त्म हुई। आज 27 जनवरी 2026 हो गया है। 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी आज तक एडहॉक बैठे हुए हैं क्योंकि 26वीं तरमीम में लिखा गया कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान तैनात नहीं होते तब तक यही रहेंगे। बड़े बड़े फैसले भी यही कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के ओहदे की मियाद को खत्म हुए 1 साल हो गया है, लेकिन वो बैठे हुए हैं थैंक्स टू 26वीं आईनी तरमीम। उसके अलावा 27वीं आईनी तरमीम में फिर जो अदलिया के हवाले से जो भी रिफॉर्म्स हुई वो भी हमारे सामने है। लेकिन वो जो कहते थे ना कि जी 26वीं आईनी तरमीम की वजह से बहुत कुछ बदलेगा, उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि वो इलेक्शन कमीशन और वो जिसके 2 मेंबरान रिटायर्ड हो चुके हैं और जिसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी आईनी मुद्दत यानी पूरी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, अब वो आईनी जवाज देती है कि जब तक नया नहीं लगेगा ये लोग बैठे रहेंगे। अब ये कोई अनस्पेसिफाइड टाइम तक बैठे रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे किसी को नहीं पता। जब तक वो किसी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या मेंबरान की तैनाती नहीं होगी तो ये मोअज़्ज़िज़ हज़रात जो हैं अपनी
जो आईनी पोजीशंस हैं वहां पे बैठे रहेंगे और इंपॉर्टेंट फैसले भी करते रहेंगे। अच्छा, इसी तरह अदलिया की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं, कुछ लोग कहते हैं चीजें बेहतर नहीं हो रही। लेकिन मैं ये देख रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से कि अगर आपकी जमीन के ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई भी कब्जा हो जाता है इस्लामाबाद में, तो जो डीसी है वो 7 दिन के अंदर फैसला करेगा। अब अगर कोई ऐसा किसी को इशू है तो वो डीसी ऑफिस से रब्ता कर सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि उनका मसला हल होगा। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा हुआ था नकवी साहब ने कि योर इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद आर वेलकम एंड वैल्यूड। तो ये एक अच्छा उन्होंने पॉजिटिव मैसेज दिया कि आप इधर इन्वेस्ट करें, उसकी हम वैल्यू भी करेंगे, यानी उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और उसकी हिफाजत भी की जाएगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मसला इससे थोड़ा सा बड़ा है। मसला ये है कि एक वजीर साहब की गारंटी से या डीसी साहब के किसी एक्शन से ये मसला हल नहीं होगा। जब इन्वेस्टर आता है वो ओवरऑल सिस्टम को देखता है, वो निज़ाम इंसाफ को देखता है, वो ये देखता है कि अगर मेरा कोई सिस्टम से मसला हो गया, मेरा कोई इंतजामिया से मसला हो गया, तो क्या मुझे अदालत से रिलीफ मिलेगा, क्या ये मेरा मसला हल होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या एक ऐसी जगह पे जहां पे बहुत सारे लोग कह रहे हों कि भाई इधर ये भी इशू है, वो भी इशू है। आप हालत देख लेना कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो 1 साल से उनके ओहदे की म्याद खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक काम कर रहे हैं क्योंकि आईनी तरमीम हो चुकी है और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हुई। फिर अदलिया के अंदर जो चेंजेस आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो है इस्तीफे दे के जा रहे हैं, कभी जजेस का कोई खत आ रहा है, कभी वकला कोई तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इन सारी चीजों को देख के आपको लगता है कि ये इन्वेस्टर के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। इन्वेस्टर जब इन चीजों को देखेगा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो आके इधर इन्वेस्ट करेगा। देखिए, इन चीजों को देखने की जरूरत है और जब तक ये ओवरऑल चीजों को बेहतर नहीं किया जाएगा, आप इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट नहीं कर सकते। दुनिया भर में हम सफारती कामयाबियों की भी बातें कर रहे हैं, लेकिन कितनी हमने डीलें कर ली जिनके नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट आ गई। दावे तो हमने बहुत किए, लेकिन रियल मानों में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है ये आप देखें कि कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया EU फाइनलाइज लैंडमार्क ट्रेड डील, पीएम मोदी सेज। अब ये बहुत बड़ी एक ट्रेड डील की गई है, इंडिया और EU के दरमियान ये डील हुई है। मैं देख रहा था कि बरतानिया के जो वजीर आजम हैं वो भी चाइना जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जिस किस्म का माहौल क्रिएट कर दिया है, वो जो मर्जी मोदी को कहता रहे, इससे चाइना को और इंडिया को फायदा हो रहा है। EU भी इंडिया की तरफ देख रहा है, इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वो लोग चाइना की तरफ देख रहे हैं, चाइना के साथ नई डील्स कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है उससे अल्टीमेटली अगर किसी को नुकसान होगा तो जो एक बैलेंस था मगरिब वर्सेस दूसरे उसका ब्लॉक का, उसमें आपको बैलेंस थोड़ा हिलता जुलता नजर आएगा और मगरिब की जो क्लोज रिलेशनशिप है अमेरिका से वो भी आपको मुतासिर होती हुई नजर आएगी और इसका फायदा इंडिया भी उठाएगा, इसका फायदा चाइना भी उठाएगा। लेकिन इस सारे चीज के बीच में पाकिस्तान ने कितनी ट्रेड डील्स की हैं, पाकिस्तान को कितना फायदा पहुंचा, ये क्वेश्चन है जो रेज होता है। बल्कि किसान रहनुमा भी ये क्वेश्चन उठाते हैं, रेज करते हैं कि भाई हमारा आलू जो है बर्बाद हो गया, हमारी गोभी कहीं की नहीं रही, हमारी मकई की ये हालत हो गई, हमारे आम में ऐसा हो गया, हमारे किन्नू को ये हो गया, लेकिन जो आलमी मार्केट तक रिसाई है उसमें इजाफा नहीं हो रहा। आप आलमी मार्केट तक हमें रिसाई लेके दें अगर इतनी आपकी सफारती कामयाबियां हैं। और आपको पता है कि हमारे हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरे तो जारी हैं और सदर साहब का दौरा भी इस वक्त जारी है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कर रहे हैं। जब वो वापस आएंगे मुझे पूरा यकीन है कि उसके बाद वज़ीर आज़म साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट कहीं पे दौरा होगा। एन मुमकिन है कि उसी दौरे के दौरान उनका दौरा हो जाए, तो जब वो वापस आएंगे तो फिर सदर साहब का कहीं पे दौरा होगा। तो हुक्मरानों के दौरे तो चल रहे हैं, लेकिन जो किसान क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।